तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मेसी विद बिलाल। तो गाइज़, आज का वीडियो होने वाला है हमारा सेल के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एग्ज़ाम में 10 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। इस पर आप डिटेल में लिख सकते हो सेल की डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, उसके ऑर्गेनल्स और उसके ऑर्गेनल को एनलिस्ट करके उसकी पूरी फंक्शन को डिफाइन करना है, एनलिस्ट में वहाँ पर मेंशन करना है। तो 10 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बिना टाइम करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होगे, सेल डेफिनेशन हम देख लेते हैं पहले सेल की। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, सेल क्या है? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी है गाइस। इससे पहले हमने एक वीडियो देखी थी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक लाइफ प्रोसेस के साथ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आई बटन पर आ रहा होगा, फिर हम डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देंगे, आप वहाँ पर देख सकते हो। तो उसमें हमने पढ़ा था कि सेल होती है, उससे बहुत सारे सेल बन के टिश्यू बनाते हैं, फिर बहुत सारे टिश्यू से एक ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर सिस्टम से पूरी बॉडी बन जाती है। ठीक है, तो हमने ये सब देखा था। तो यही है गाइस, बेसिक यूनिट हमारी सेल है। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। अब सेल को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था, फर्स्ट डिस्कवर किया था साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ठीक है, उनका एक्सपेरिमेंट कुछ और था। उन्होंने ट्री लीव्स से जो बार्क होती है ना गाइस, बार्क, उसको एक्सपेरिमेंट करते हुए वहाँ पर सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये बस आप इन्फो कंटेंट बढ़ाने के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए याद रख सकते हो। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से साइंटिस्ट ने सेल को फॉर्म किया था, कौन से ईयर में, है ना। तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं गाइस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल की डायग्राम गाइस आपको बहुत नीट एंड क्लीन बनानी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये 10 मार्क्स के लिए अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें आपको यही डायग्राम बनाकर इसके अंदर के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उसको एनलिस्ट कर उनके फंक्शन को डिफाइन करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। तो चलिए एक एक ऑर्गेनल्स हम देख लेते हैं। पहले तो गाइस ये जो है ये सेल है। सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स है, ठीक है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, वैसे सेल के अंदर के पार्ट्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनल्स। ठीक है, ऑर्गेनल्स बोला जाता है। तो गाइस सेल में सबसे पहले यहाँ पर आ जाती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आपके सबसे पहले आ जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है गाइस? ये एक मेम्ब्रेन है, आप इसको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। ठीक है, मल्टीपल नेम्स होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसका ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस मेम्ब्रेन जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है उसके अंदर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन फिलहाल देख लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्रोटीन्स का या फिर जो भी है इंटरनल मैटर और एक्सटर्नल मैटर को, एक्सटर्नल सेलुलर और इंट्रा सेलुलर होते हैं, जो भी थिंग्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में इसका रोल मेनली होता है। ठीक है, और ये प्रोटेक्शन, मेन फंक्शन इसका है कि पूरी जो सेल वॉल होती है, पूरे जो ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के, उसको प्रोटेक्शन का कौन देती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये मेन फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद जो भी कैरी आउट होते हैं प्रोसेस, वो तो इसके अंदर ही होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं गाइस सेल वॉल पे। ठीक है, वो ड्रॉ करना रह गया एक्चुअली। सेल वॉल होती है गाइस, आप समझ जाओगे, है ना। सेल वॉल इस तरीके से सेल वॉल होती है इसके अंदर प्रेजेंट, जो कि सपोर्ट देती है। ठीक है, सेल वॉल में क्या रहता है? सेल्यूलोस, एक फ्लूइड रहता है जो कि सपोर्ट के लिए और फॉस्फेट प्रोटीन सिंथेसिस में फंक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, सेल वॉल में होता है और सेल्यूलोस होता है। अब सबसे मेन बात ये है कि ये जो प्लांट सेल है, राइट, प्लांट सेल में प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। ठीक है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। क्या? सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। ठीक है, तो सेल वॉल का मेनली फंक्शन है कि एक वॉल के जैसा सपोर्ट करना है। उसके बाद आ जाते हैं गाइस, ठीक है, सेंट्रोजोम्स पे आ जाते हैं। ठीक है, सेंट्रोजोम्स और फिर राइबोसोम्स। ये सब आपको पहले क्या करना है कि पहले तो आप बना लीजिए पूरा सेल की बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। उसके बाद सबसे पहले आप न्यूक्लियस डाल लीजिए। हम डायग्राम के हिसाब से पढ़ते चलेंगे तो आपको ईजी होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आप क्या करिए, न्यूक्लियस बना लीजिए। अब न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या होता है? क्योंकि न्यूक्लियस लेते हैं उसके अंदर डीएनए आपका रहता है, आरएनए रहता है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स वगैरह, जो बेसिक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो न्यूक्लियस कैरी करता है। तो जब ये जीन रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, सेल जब बढ़ते हैं, सेल डिवीजन होता है ना,
सेल ग्रो करते हैं, तो ये सब सेल के जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक डेटा, वो ट्रांसफ़र होते रहता है जैसे जैसे सेल बढ़ती है। तो जो मेन कंपोनेंट है न्यूक्लियस, वो यहाँ पर रहता है, ठीक है, सेंटर में। आप सेंटर में थोड़ा इधर उधर बता सकते हो डायग्राम में, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले आप सेल मेम्ब्रेन बना लीजिए, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बना लीजिए, सेल वॉल बता दीजिए प्लांट सेल के लिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, न्यूक्लियस बता दीजिए। और न्यूक्लियस का फंक्शन हम देख लिया, जेनेटिक डेटा, उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए, आरएनए, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, क्रोमोसोम्स वगैरह, जो कि सेल डिवीजन और सेल डिवीजन होता है तो मल्टीपल उसके अंदर डेटा ट्रांसफ़र होता है, तब सेल ग्रो करती है, ठीक है। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड सेल, डाइप्लॉइड सेल, वो आप आगे पढ़ा ही होगा आपने, या फिर आगे में कोई वीडियो में हम उसे कवर अप कर लेंगे। बेसिकली आप ओवरऑल देख लीजिए अभी कितना आपको फंक्शन के हिसाब से लिखना है। 10 मार्क्स में जितना मैं बता रहा हूँ, अगर उतना आपने लिख लिया तो आपको आराम से 7 से 8 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियस बना दिया आपने। उसके बाद आप क्या कीजिए, उसके नियर अबाउट का टर्म बना लीजिए। जैसे कि आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी 2 टाइप के, एक तो रफ है, एक है स्मूथ, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है। अब ये रफ क्यों है, क्योंकि जो रेटिकुलम है जो बनाया है हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर जो डॉट डॉट आप देख पा रहे होगे, ये क्या है, राइबोसोम्स है गाइस, राइबोसोम्स। और इसी राइबोसोम्स के अटैचमेंट की वजह से ये थोड़ा रफ दिख कर आता है, तो इसीलिए इसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और उसी के ऊपर देखे जाएगा तो सिर्फ आप ये राइबोसोम्स को हटा दीजिए, उसके ऊपर ये लगा दीजिए, तो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाएगा, ठीक है। रेटिकुलम का भी फंक्शन ज़्यादातर ये होता है कि फंक्शंस में प्रोटीन सिंथेसिस आ जाती है, ठीक है, मेंटेनेंस आ जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं नोट्स में आपको एनालिसिस कर दूंगा वो, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक दे देंगे। उसके बाद आ जाते हैं राइबोसोम्स पर, ठीक है। हमने यहाँ पर देखा राइबोसोम्स, जो डॉट डॉट है, राइबोसोम्स एक्सटर्नली भी इंडिविजुअली भी प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स का मेन फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। राइबोसोम्स सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करते हैं और मल्टीपल सीक्रेटिव प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पर इन्वॉल्व होती है। उसके बाद आ जाते हैं हम गोल्गी एपरेटस, गोल्गी बॉडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप एक से एक लिंक रखोगे तो आपको इजी होगा याद करने के लिए। आप कहाँ पर आ जाओ, गोल्गी बॉडीज़ पे, ठीक है। गोल्गी बॉडीज़ से हमने क्या देखा कि राइबोसोम्स में जो सिंथेसिस हो रहा है प्रोटीन, वो प्रोटीन ट्रांसफ़र होता है गोल्गी बॉडीज़ में, ठीक है। गोल्गी बॉडीज़ में, गोल्गी एपरेटस में वो डेटा, वो प्रोटीन ट्रांसफ़र होता है और वो यहाँ पर स्टोर होता है, ठीक है। और जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे वो निकलता जाता है। तो गोल्गी बॉडीज़ में क्या आता है, जो राइबोसोम से ट्रांसफ़र प्रोटीन है वो यहाँ पर स्टोर होते हैं गोल्गी बॉडीज़ में। उसके बाद आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर पावर हाउस ऑफ सेल इसे इसीलिए कहा जाता है कि पूरी जो एनर्जी जो सिंथेसाइज हो रही है वो यहाँ पर स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ एटीपी वो एनर्जी ट्रांसफ़र की जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। आपको पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए या फिर एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ के लिए, एक मार्क्स के लिए, कि पावर हाउस ऑफ सेल क्या है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है, तो आप पावर हाउस ऑफ सेल वहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स एक ऐसी कंपोनेंट है ऑफ सेल, ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल, जो कि एनगल्फ करता है, ठीक है। उसका मेन फंक्शन क्या है, एनगल्फ करना, निगल जाना, क्योंकि बहुत से ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस आ जाते हैं, टॉक्सिसिटी मेंटेन होती है यहाँ पर सेल के अंदर भी, जिसके लिए लाइसोसोम्स का यूज़ होता है। क्योंकि लाइसोसोम्स क्या करते हैं, उसे निगल जाते हैं, उसे एनगल्फ कर लेते हैं। जैसे सेल इंजरी में सेल डेथ भी हो जाती है कभी कभी, तो यही लाइसोसोम्स उसे एनगल्फ कर लेते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वही सेल आगे तक चले। आपने देखा हो क्योंकि अगर कोई चोट लग जाती है तो हल्के हल्के स्किन, डेड स्किन निकल जाती है, राइट, डेड स्किन सेल्स। तो जो डेड स्किन सेल्स रहते हैं या फिर डेड सेल्स रहते हैं, तो उन्हें एनगल्फ करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम्स, ठीक है। तो लाइसोसोम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं, या मोस्टली तो कवर अप हो ही गया है हर एक पार्ट, ठीक है। तो यही सब चीज़ है सेल के अंदर। सेल के अंदर इतने पार्ट है। अब आपको एग्जाम में लिखना कैसे है, आपको डिफाइन कर देना है सेल को। उसको किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था इन द ईयर, ठीक है। उसके बाद आपको एक डायग्राम बना लेनी है, जैसा मैंने आपको बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सर्कल बना लीजिए, थोड़ा सर्कल नहीं, थोड़ा डिफरेंट शेप में थोड़ा। उसके बाद सेल वॉल बता दीजिए। उसके बाद न्यूक्लियस से शुरुआत कीजिए। न्यूक्लियस के बाद आ जाइए आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने बना लिया। उसके बाद आपको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के, एक तो रफ है, एक तो स्मूथ है। स्मूथ में तो आपको सिर्फ इतना ही बनाना है, और रफ में क्या करना है, सेम बनाकर उसके ऊपर आपको राइबोसोम्स अटैच कर देने हैं, डॉट डॉट बना देना है, ठीक है। इसी से आपको मिल गया एक हिंट कि राइबोसोम्स इन्वॉल्व है। राइबोसोम्स आपने इंडिविजुअली बना दिए, ठीक है, सर्कल करके आपने राइबोसोम्स बता दिए।
1 2 3 3 पॉइंट आपके यही हो गए, ठीक है। 3 ऑर्गेनल्स आपने यही एनालाइज कर दिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम्स के बाद जो प्रोटीन सिंथेसाइज होगा वो कहाँ जाएगा, गोल्गी एपरेटस में। तो गोल्गी एपरेटस आप यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है। गोल्गी बॉडी तो आपने बना दिया। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया पर आ जाए, क्योंकि ओवरऑल जो प्रोटीन सिंथेसिस एनर्जी जो बन रही है वो पावर हाउस ऑफ सेल यानी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो रही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आप बना दीजिए, ठीक है। फिर वहाँ से आप बढ़ सकते हो लाइसोसोम्स की तरफ, क्योंकि सेल डेथ होती है या फिर कोई टॉक्सिसिटी मेंटेन हो जाती है, इनगल्फ करने के लिए लाइसोसोम्स का यूज़ होता है। इसके साथ एक और कंपोनेंट आता है पेरोक्सिसोम्स। वो इनसे साइज में थोड़े छोटे होते हैं। पेरोक्सिसोम्स आप भी बता सकते हो यहाँ पर, थोड़े उनका फंक्शन लाइसोसोम्स के जैसे ही है, पेरोक्सिसोम्स, ठीक है। पेरोक्सिसोम्स उनका भी काम इनगल्फ करना ही होता है, ठीक है। आप लाइसोसोम्स पेरोक्सिसोम्स इनलिस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका रह गया है हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वही बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इतना इसका है। सेंट्रोसोम्स भी है, ठीक है। इतना सब कुछ आप इनलिस्ट कर दो पहले, फिर उसके बाद डायग्राम बना दो, इस तरीके से लेबलिंग दे दो और एक पॉइंट का फंक्शन वहाँ पर लिखते चले जाओ, ठीक है। उसका रोल क्या है, फंक्शन क्या है, इतना कर दो, आपको आराम से 10 में से 7 से 8 मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो यही सब था आज के लेक्चर में। ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन हम देखेंगे अगले लेक्चर में कवर अप करने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ ग्रेट डे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़रूर। थैंक यू।